नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना बिल्कुल हालिया है, अभी हाल की और ताजा ताजा घटना है। प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिला है भिंड। भिंड के पवई थाने से शाम को एक व्यक्ति थाने पर एक एम्बुलेंस लेकर आया। एम्बुलेंस के भीतर एक महिला का शव था, साथ में 9 साल का एक बेटा भी था। उसने थाने पर पहुंच के बताया कि साहब, ये शव मेरी पत्नी का है, लेकिन वो पिछले काफी समय से ग्वालियर में रह रही है। अभी से कोई आधे घंटे पहले एक व्यक्ति ने, जिसने अपना नाम सुरेंद्र धाकड़ बताया, उसने मुझे फोन किया। सुरेंद्र ने यह कहा कि तुम्हारी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर ली है। मैं उसकी लाश तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हारे घर भेज रहा हूं। 15 मिनट बाद ही मेरा बेटा ये एम्बुलेंस लेके मेरे दरवाजे आ गया। एम्बुलेंस गांव में आना, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बॉडी को एम्बुलेंस पर चढ़कर मैंने और परिवार के दूसरे लोगों ने देखा। बॉडी मेरी पत्नी रीना भदौरिया की थी, जिसकी उम्र करीब करीब 32-33 साल थी। बेटा भी मेरा ही था। गले में एक साड़ी का फंदा कस के लगाया हुआ था, दूसरी तरफ भी एक फंदा बना हुआ था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसके दोनों कानों से खून निकल रहा था। बोले, आत्महत्या करने वाली डेड बॉडीज हम लोगों ने बहुत सी गांव में पिछले 30-35 सालों में देखी हैं, लेकिन किसी में भी कान से खून निकलने की बात न हम लोगों ने देखी है, न सुनी है। इसलिए हम लोगों को शक है कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, और इसीलिए मैं एम्बुलेंस की अपनी पत्नी की डेड बॉडी और बच्चे को लेकर थाने पर आया। पुलिस ने वो फोन मिलाया जिस फोन से फोन करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को सुरेंद्र धाकड़ बताया था। उस पर फोन मिलाया, फोन स्विच ऑफ हो गया। पति जो डेड बॉडी लेकर आया था, उसका नाम था दशरथ सिंह। दशरथ सिंह ने बताया कि पिछले 5 सालों से पत्नी ग्वालियर में रहती है। हमारे 3 बच्चे हैं। बड़ा ये लड़का 9 साल का, एक बेटी 8 साल की और एक 5 साल की। लेकिन दोनों बेटियां अपने नाना नानी के पास मेरी पत्नी ने छोड़ दिया, रख दिया, भेज दिया, या ये कहा कि इनकी परवरिश नाना नानी ही करेंगे। बेटे को अपने साथ रखती थी। ये व्यक्ति कौन है मैं नहीं जानता। पुलिस ने उसका घर पूछकर ग्वालियर में वो जहां रहती है वहां पर टेलीफोन किया और ये बताया कि इसके रूम पर जाकर देखा जाए। लोकल पुलिस ग्वालियर की वहां गई। उसको बिस्तर पर खून के निशान मिले, जो संभवतः कान से निकले थे, और बिस्तर पर कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ गुत्थम गुत्था लड़ाई झगड़े वाली बात भी बिस्तर की दशा को देख के लोकल पुलिस ने देखी। चालाकी दोनों तरफ से हुई, यानी
भिंड की पुलिस या पवई पुलिस की तरफ से भी और ग्वालियर की पुलिस की तरफ से भी। पवई पुलिस ने कहा कि साहब घटना स्थल आपके यहां का है, मुकदमा आप लिखेंगे, पोस्टमार्टम आप कराएंगे। इसने कहा कि जब तक घर पर यह साबित नहीं हो जाता कि हत्या इसके घर में हुई है, तब तक घटनास्थल आप कैसे निश्चित करेंगे। दोनों ये चाहते थे कि मुकदमा हमारे यहां न लिखा जाए। चूंकि दशरथ यानी मृतका की पत्नी और बेटा दोनों पवई पुलिस यानी भिंड की पुलिस के पास थे, लिहाजा उन्होंने एक सिपाही बिठा के उसको उस ग्वालियर के लिए रवाना कर दिया जिस थाना क्षेत्र में उसका घर था। सिपाही भी थाने से 20 कदम पहले उतर के वहां से निकल लिया वापस भिंड के लिए। दशरथ अपने बेटे और बॉडी को लेकर ग्वालियर पहुंचा। अब मरता क्या न करता, ग्वालियर की पुलिस ने उसका पंचायतनामा कराया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके का मुआयना किया, मौका पहले देख ही आए थे, लेकिन यहां लिखना न पड़े मुकदमा, इसलिए वो बार बार पवई की तरफ टरका रहे थे, भिंड की तरफ टरका रहे थे। पोस्टमार्टम के लिए भेज के पवई के थानाध्यक्ष ने, ग्वालियर के थानाध्यक्ष ने अपने सभी सीनियर्स को बताया कि साहब इस तरह से एक संदिग्ध महिला की संदिग्ध मृत्यु का मामला थाने पर आया है। फॉरेंसिक टीमें भेजी गई जो लोकल होती हैं, उन्होंने फोटो वीडियो सब तरह के बनाए, लेकिन शाम तक, रविवार की शाम तक, यानी 20 फरवरी 2023 की शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग नहीं आया, कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रैंगुलेशन आया। और स्ट्रैंगुलेशन के जो लिगेचर मार्क नेक पर यानी गर्दन पर आते हैं वो बहुत गहरे थे, यानी नायलॉन की साड़ी या यूं कह लें पॉलिएस्टर की साड़ी, सूती साड़ी में या कॉटन की साड़ी में ऐसे लिगेचर मार्क नहीं आते हैं। नायलॉन या पॉलिएस्टर की साड़ी में से जब उसके गले को घोंटा गया, यानी गले को उसके साड़ी से खींचा गया, तो उससे चारों तरफ कटे के या कट के निशान भी लगे। और इसी वजह से हैंगिंग होती तो कान से खून नहीं निकलता, क्योंकि कहीं न कहीं स्पेस बचता है। और जब स्ट्रैंगुलेशन होता है तो चूंकि पूरी गर्दन को कवर करता है और पूरी गर्दन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लैरिंग से लेके पीछे आपके बैकबोन के टॉप तक, इसलिए कान से खून निकला था, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया। थाना प्रभारी राजेंद्र परिहार ने फौरन मुकदमा लिख लिया। दशरथ यानी मृतका के पति ने तहरीर दी, उन्होंने मुकदमा लिख दिया कि मेरी पत्नी की हत्या हो गई है या हत्या की गई है, और फलां व्यक्ति ने इसकी सूचना हमें मेरे घर के पास एम्बुलेंस पे मेरे पति पत्नी के शव को रखकर मुझे दी थी, और मैं इस तरह से पवई थाने गया, वहाँ से ग्वालियर आया, यहाँ पर आगे की कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ। मुकदमा लिख लिया गया। आज 24 फरवरी है, कल 23 तारीख थी, 20 तारीख की ये हत्या हुई थी, 21 की सुबह वो ग्वालियर डेड बॉडी पहुंची, 21 की शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, और 22 तारीख को राजेंद्र चौधरी जो वहाँ के
थाना प्रभारी थे ग्वालियर के, उन्होंने सुरेंद्र धाकड़ के मोबाइल नंबर, जिस नंबर से उसने दशरथ को फ़ोन किया था, उससे उसकी लोकेशन ट्रेस की और पुरानी छावनी के जलालपुर में उसे पकड़ लिया। थाने पर लाया गया, पूछताछ शुरू हुई। उसने बताया कि मैं पिछले 6 महीने से रीना भदौरिया के साथ लिव इन रिलेशन में उसके घर पर रह रहा था। रीना भदौरिया के बारे में उसने बताया कि रीना भदौरिया एक बड़े टेंट हाउस के, जो उसके खाने वाला सेक्शन होता है, आप शादी ब्याह में या किसी फंक्शन में टेंट हाउस से बुकिंग कराते हैं और उनके जो फूडिंग वाला सेक्शन होता है, खाना बनाने वाला, ऑर्डर लेते हैं, ये उसमें हेड थी। खाना जो ऑर्डर मिला है, जितने लोगों का मिला है, कितने अमाउंट में बनना है, कितने लोग लगेंगे, वो डिपेंड करता है। 50 आदमियों की पार्टी है, 5 आदमी लगेंगे। 100 आदमियों की पार्टी है, 10 आदमी लगेंगे। 500 आदमियों की पार्टी है, 25 आदमी लगेंगे। उसमें रोटी बेलने वाले अलग, उसमें तंदूर और मिस्सी, ये सब रोटियां जो भट्टे के भीतर हाथ डाल के निकाली जाती हैं, वो अलग। तरकारी काटने वाले, छीलने वाले, वो अलग। हेड का काम होता है मसाला सही डाला जाए, नमक सही डाला जाए, और बाउल्स जो बुफे सिस्टम में लगते हैं, उसकी सप्लाई और रोटी की सप्लाई प्रॉपर बनी रहे। इससे उसे काफ़ी पैसे मिलते थे, इसीलिए वो पति के साथ न रह के ग्वालियर में रहती थी, ताकि समय समय पे उसे इस तरह के ऑर्डर मिलते रहें और उसका टेंट हाउस उसे भेजता रहे, उसमें उसको पैसा, और इसी पैसे से वो अपने बेटे को पढ़ाती भी थी और अपनी दोनों लड़कियां जो रीना भदौरिया की माँ बाप के पास रह रही थीं, उनका खर्चा भी अपने माँ बाप को भेजती थी। सुरेंद्र धाकड़ से पूछा गया, तुम्हारी इससे जान पहचान कैसे हुई, तुम कैसे इसको जानते हो? सुरेंद्र ने बताया कि जिस जगह ये खाना बनाने का इसे काम मिला था, वहां से 2 बार, चांस की बात है, टेम्पो से आते जाते समय मेरी इसकी मुलाकात हो गई। फोन नंबर एक्सचेंज हुए, बातचीत शुरू हुई, फिर वही प्यार मोहब्बत की बातें, फिर मैं आकर उसी के पास रहने लगा। अठारह फरवरी को दोपहर में रीना का उस दिन जो काम मिलता है, जो बुकिंग्स मिलती हैं खाना खाने की, कैटरिंग का काम, जहां जिस टेंट हाउस के साथ वो थी या जिस कैटरिंग यूनिट के साथ वो थी, 18 फरवरी को वो खाली था। उस दिन कोई काम नहीं था। 18 फरवरी को वो अपने घर में थी और शाम को घूमते टहलते सुरेंद्र धाकड़ भी आ गया। सुरेंद्र धाकड़ की उम्र भी 23-24 साल थी, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, और महिला यानी रीना भदौरिया की उम्र 30-32 साल थी, 10 साल का डिफरेंस था। ये भी घूमते टहलते पहुंच गया। घर में उसने चाय के 2 कप देखे, एक मिठाई रखी हुई प्लेट देखी और 2 ग्लास देखे। घुसते ही उसे शंका हुई और उसने पूछा कि कोई आया था। फौरन रीना ने कहा कि हाँ, आया था, मेरा पुराना दोस्त, बानमोर का रहने वाला कुणाल। क्यों आया था? बताया कि भाई दोस्त था, मिलने आया था। अगला सवाल, तुमने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं कि कुणाल आया हुआ है? बोले बस वो ऐसे ही मिलने आया था, मैंने चाय बनाई, पिया और चला गया। फिर बिस्तर पर निगाह गई सुरेंद्र धाकड़ की।
बिस्तर पर उसे कुछ अटपटा सा महसूस होने लगा। उसने पूछा कि जब वो आया था तो क्या तुम सो रही थी? इसने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सो रही थी। उसका शक और गहरा हो गया। और पहले भी एक बार इस तरह का शक कुणाल के ऊपर सुरेंद्र धाकड़ को हुआ था, करीब 15 या 20 दिन पहले। तब उसने इतनी डिटेल में पूछताछ नहीं की थी। दोबारा 18 फरवरी को जब उसने देखा और बता दिया रीना ने कि कुणाल ही आया था, इसका शक और पुख्ता हो गया। इसको लगा कि ये अपने पुराने प्रेमी से मिलती है यार, अभी भी मिलती है। बातचीत शुरू हुई। रविवार को यानी 20 तारीख को दिन में 1 से 2 के बीच में ये अचानक जाने लगा। 18 के बाद 19 को भी, 20 को भी अचानक घर से निकला, आधे घंटे में लौट आया, घर से निकला 2 घंटे में लौट आया। 1 से 2 के बीच में ये पहुंचा, लेकिन रीना घर पर अकेली ही थी। इसने फिर वही सवाल जवाब शुरू किए कि आज फिर आया था क्या? इसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं आता है, वो आएगा तो मैं बता दूंगी। बात इतनी हुई, बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि सुरेंद्र धाकड़ ने इसको विश्वासघात कह के साड़ी से उसका गला घोंट दिया। और तब तक गला घोंटता रहा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। इसी बीच में करीब 2 बजे, 2:30 बजे के आसपास रीना का बेटा बेकरी में काम करता था, 9 साल का था। और दोपहर में जब खाने की छुट्टी होती थी तो वो घर पर खाना खाता था। अगर रीना घर पर हुई तो बना के देती थी, और अगर कहीं काम से गई हुई हो तो इसका खाना बना हुआ ढक कर जाती थी। ये जैसे ही पहुंचा करीब 2:30 बजे के आसपास, दरवाजा चूंकि भीतर से बंद कर रखा था सुरेंद्र धाकड़ ने, बॉडी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। इसने जेब से 10 का नोट निकाला। उसने कहा कि बेटा, आज खाना किसी वजह से नहीं बन पाया है, तुम्हारी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब है, ये 10 रुपए लो, बाजार से फला फला जगह जाके इतनी चीज। वो खुश हो गया फौरन और बोले उसके बाद तुम अपना बेकरी चले जाना। 10 रुपए पाया, वो बच्चा अपना चला गया, उसे जो खाना था उसने खाया। इस बीच उसने जो जितना सही कर सकता था सिचुएशन को ठीक किया और ताला बंद किया। बाहर से ताला बंद करके वो मेला घूमने चला गया। 3 घंटे तक इत्मीनान से मेला घूमता रहा। 9 बजने का इंतजार कर रहा था। 9 बजे वो उसके रीना के बेटे की बेकरी में पहुंचा। 10 मिनट इंतजार किया। जब वो वहां बेकरी से छूटा तो अपने साथ लेकर घर गया। ताला खोला, भीतर घुसा, ड्रामा शुरू कर दिया कि अरे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और इसकी तबीयत खराब हो गई थी लगता है, देखो कान से भी खून निकल रहा है, या फिर कोई इसे किसी ने इसको मार दिया, और ये रोना और वो धोना, वो नाटक। बच्चे को भी यकीन इसलिए हुआ कि जब वो दोपहर में आया था तो उसने बताया था कि माँ की तबीयत खराब हुई है, 10 रुपए लेके चले जाओ। और शाम को बेकरी से उसको लेकर घर तक आया था, और वो बार बार रिपीट भी कर रहा था कि बेटा मैं तो तुमको लेके आया हूं, मुझे क्या पता भीतर कहां क्या हुआ है। इसके पहले कि आसपास के लोग इकट्ठा होते, उसने एम्बुलेंस कॉल की। एम्बुलेंस में इसको लादा, बच्चे को बिठाया, घर में फिर से ताला बंद किया।
एक आध अड़ोसी पड़ोसी ने टोका तो बोले तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल लेके जा रहा हूं। सीधे ये भिंड जिले के पवई गांव के पास पहुंचा। गांव से 5 किलोमीटर पहले इसने एम्बुलेंस रोक दी, खुद उतर गया। टेलीफोन किया दशरथ को, इसके पति को, और यह कहा कि तुम्हारी पत्नी ने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या कर लिया है। 10 मिनट में उसकी बॉडी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। बच्चे से कहा कि बेटा बैठ के अपने घर के सामने इसको रुकवाना। बच्चे ने वही किया और फिर उसे वहां तक पहुंचा दिया। अब ये साबित करना कि हत्या इसी ने की है, कॉल रिकॉर्ड से, मोबाइल फोन की लोकेशन से, इन सब चीजों से और अड़ोसियों पड़ोसियों के ऐसे बयान से कि दोपहर में 1 से 2 के बीच में ये घर पर था, रीना भदौरिया के घर पे था। बेटे के बयान से कि ये घर पे था, और जो पॉसिबल टाइम ऑफ डेथ पोस्टमार्टम में आई थी वो भी 1 से 2 के बीच की ही थी। इन तथ्यों के साथ कल यानी 23 फरवरी को सुरेंद्र झाकड़ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पुलिस ने इस रहस्यमयी घटना का रहस्य उद्घाटन किया। एसएसपी ग्वालियर अमित सांगी ने बताया कि रीना से सुरेंद्र की मुलाकात, वही जो बात उसने बताई थी कि बानमूर में टेम्पो में हुई थी जब वो शादी, रीना ने ही उसे कमरा दिलाने की बात कही थी। और ये रूम भी, जो उसका रूम बगल में शीलनगर में था, वो कमरा उसने दिला दिया था, क्योंकि यहाँ से फिल्टर प्लांट में जहाँ सुरेंद्र झाकड़ नौकरी करता था वहाँ पैदल आना जाना वहाँ हो सकता है। बहरहाल उसे जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, आज की घटना में मैं क्या टिप्पणी करूं। एक शादीशुदा महिला, उस महिला के 3 बच्चे, एक 9 साल का और 2 उससे छोटे, लेकिन लड़कियों को अपने पास नहीं रखा, अपने ननिहाल भेज दिया। अब आप इससे अंदाज लगाइए महिला के दिमाग में क्या था। फिर कुणाल नाम के एक व्यक्ति से उसका मिलना जुलना, जान पहचान और संबंध, 1.5 साल करीब उसके साथ संबंध चला। फिर मुलाकात हुई सुरेंद्र झाकड़ से, इसके साथ भी संबंध। ये 2 तो नोन, यानी ऐसे संबंधों वाली बात है इन दोनों के साथ, जो कॉल रिकॉर्ड से भी प्रूव हुई है। किस्से कहानियों में तो बहुत सी बातें बताई गई जब उस टेंट हाउस या उस कैटरिंग हाउस के नौकरों से बातचीत हुई। काम कोई बहुत बड़ा नहीं करती थी, बहुत हाई फाई सोसाइटी की नहीं थी, अनपढ़ थी, लेकिन शौकीन बहुत थी। इन्हीं कारणों से वो बेटियों को अपने पास नहीं रखती थी। महिला कभी नहीं चाहती, कोई मां नहीं चाहती, अगर वो जो कर रही है वो गलत कर रही है, इसका एहसास अगर उसको है तो वो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटियों पर इसका जरा सा भी असर पड़े। अगर वो जो कुछ वो कर रही है वो महिला होने के नाते गलत है, इल्लीगल है, लड़कियों पे उसका साया नहीं पड़ने देती। बेटे को साथ रखा कि वो अगर उस पर वो देखता भी है या कुछ सुनता भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे अपनी मदद के लिए और अलग अलग दिन अलग अलग लोगों के साथ
उसके संबंध की बात प्रकाश में आई। तो अब क्या टिप्पणी करूं इस पे? मैंने इतनी बातें इस महिला के बारे में बताई, मैंने किसी भी महिला पर कभी कोई अभद्र, गलत या अशोभनीय टिप्पणी नहीं की है। जबकि मैंने ऐसी ऐसी अपराधी महिलाओं की घटनाएं आपको बताई हैं, जिसमें किसी ने 5 मर्डर, किसी ने 4 मर्डर, किसी ने 8 मर्डर किए, कारण भी बताए हैं। लेकिन महिला है, समाज में मैं कहता हूं महिलाओं का, नारी का बहुत ऊंचा स्थान होता है। माँ भी एक महिला ही है, इसलिए मैं ये समझकर कि ये महिला है, इस पर मुझे टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मैंने कभी टिप्पणी नहीं की। मैंने महिला के बारे में आपको सब बता दिया, समझने का काम आपका है। आपको टिप्पणी करने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन मेरा इनर कॉन्शियंस से गवाही नहीं देता कि मैं उसका चरित्र चित्रण करूं। बहरहाल हिम्मती महिला थी, कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन इतने लोगों से एक साथ इन्वॉल्व थी और इसी वजह से उसकी हत्या भी हुई। देखिए, रामायण के बारे में, या कम से कम तुलसी रचित रामायण के बारे में तमाम कंट्रोवर्सी इस समय चल रही है। इसी बीच में बता दूं कि तुलसीकृत रामायण, रामचरितमानस, ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, या ज़्यादातर लोग रामायण का नाम लीजिए तो यही समझते हैं। जबकि ऋषि कंबन की रामायण, ऋषि वाल्मीकि की रामायण, ये भी बहुत डिटेल्ड हैं और इसमें भी उन सभी महापुरुषों का वैसा ही चित्रण किया गया है जैसा तुलसी ने अपने रामचरितमानस में कहा है। वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक मैं आपको पढ़कर बताता हूं। परस्वानाम च हरणम परदाराभिमर्शनम सुमदयामति शंका च त्रयो दोषाः क्षयावहाः। ये वाल्मीकि रामायण का एक अंश है जिसमें यह कहा गया है कि ऐसे 3 कर्म जिससे मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है, वो कौन कौन से हैं? पहला, दूसरों की वस्तु को हड़पना। दूसरा, पराई स्त्री पर बुरी नजर रखना। तीसरा, विश्वासघात। इन तीनों के लिए कहा गया है कि अगर ये कोई भी व्यक्ति ये 3 काम करता है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। पराई स्त्री पर परादाराभिमर्शनम, पराई स्त्री पर बुरी नजर के लिए कहते हैं कि पराई स्त्री या पराये पुरुष के साथ संबंध बनाने वाले को नरक में भी कई प्रखंड हैं, कई ब्लॉक कह लें, कई जिले हैं, अलग अलग पाप के हिसाब से उसको उसी तरह के नरक में भेजा जाता है। तो कहते हैं कि पराई स्त्री या पराये पुरुष से संबंध बनाने वाले को जयंती नामक नरक में उसके पापों की सजा मिलती है, और पराई स्त्री और पराये अन्न का सेवन करने वाले पुरुष को संदर्श नरक में जगह मिलती है। ऐसा ऋषि वाल्मीकि की रामायण में उद्धरण है। तीसरा, उन्होंने विश्वासघात के बारे में बताया है। अधिकतर लोग अपने दोस्त, परिजन और रिश्तेदारों पर सहज और अत्यधिक विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों के साथ धोखा देना या उनका विश्वास तोड़ना महापाप है। इसी श्लोक के एक्सप्लेनेशन में ये लिखा गया है कि महापाप होता है, क्योंकि जब ऐसे लोगों का विश्वास टूटता है तो उनके दुख की पीड़ा इतनी गहरी होती है कि उनकी आवाज
तुरंत ईश्वर तक पहुंचती है। ऐसा करके व्यक्ति कुछ समय के लिए तो लाभ पा लेता है, लेकिन बाद में इसके परिणाम उसे झेलने पड़ते हैं। व्यक्ति के इस प्रकार के कार्य से भगवान हमेशा के लिए रुष्ट हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, ये वाल्मीकि ऋषि की रामायण में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हमारे दो सुधी श्रोता हैं जो हमारे ख्याल से पहले एपिसोड से मैं उनके कमेंट्स देखता आया हूं, बड़े क्रिटिकल कमेंट करते हैं। एक आशुतोष विश्नोई जी हैं, आप भी देखते होंगे। जब भी मैं इस तरह के किसी अपराधी महिला के बारे में बताता हूं, ये फौरन यही कह देते हैं कि आपका जो महिलाओं के प्रति नजरिया है वो बायस्ड है। कई बार कह चुके हैं, मैं जवाब भी दे चुका हूं। तो आज आशुतोष जी रीना भदौरिया के बारे में जो इस घटना से जो संबंधित है, आप ही बताइएगा कमेंट में, इसको आप क्या कहेंगे? क्या इसमें भी आपको मेरी बायस्ड ओपिनियन लग रही है, या जो कुछ बताया मैंने वो बायस्ड है, या फिर आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? दूसरे हमारे सुधी श्रोता हैं संजू भैया, ये भी कभी कभी बड़ा कर्रा वाला लिख देते हैं। महिलाओं के बारे में बताइए तो फौरन मुझे कटघरे में खड़ा कर देते हैं। संजू भैया, आपसे भी निवेदन है कि आप भी रीना भदौरिया के जितना मैंने कोई चरित्र चित्रण नहीं किया, मैंने सिर्फ उसकी बातें बताई कि इनसे संबंध, इनसे विश्वासघात, पति से दूर, लड़कियों को नाना नानी के यहाँ, लड़के को अपने पास, कारण बहुतेरे हैं। ऐसी महिला को आप क्या कहेंगे जिसकी हत्या भी हो गई केवल उसके इन्हीं सब कारणों के चक्कर में? जो इसके पास गया होगा, सबने वही प्यार मोहब्बत की बात की होगी, और इस संबंध को सभी ने प्यार मोहब्बत की संज्ञा दी होगी। एक शेर है जिगर मरादाबादी साहब का कि एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना सा ये फसाना है। लफ्ज़ की बात कर रहा हूं, शब्दों की, लफ्ज़, कि इस लफ्ज़े मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। ये मोहब्बत सिमटी दो लोगों के बीच में है तो मोहब्बत है, और अगर फैल गई इनसे भी, उनसे भी और उनसे भी, महिला हो या पुरुष हो, तो फिर तो ये जमाने की बात हो गई। जिगर साहब ने बहुत ऊंची बात कही है। आज की घटना पे यही सबसे सटीक टिप्पणी है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।